इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और ये प्रश्न जो है कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न यानी पिछले कई वर्षों में जो एग्जाम हुआ उसी का ये प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रश्न पूछा गया यहाँ पर पहला ही प्रश्न कि किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कर्निघम को। और यहाँ पर अलेक्जेंडर कर्निघम ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस अलेक्जेंडर कर्निघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने 1861 में इस कार्य को किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे तट पर स्थित है। यानी सीधा सा प्रश्न पूछा गया कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ये प्रश्न है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो मोहनजोदड़ो है इसका खोज कब हुआ। मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो मोहनजोदड़ो का खोज हुआ है 1922 में। मोहनजोदड़ो का खोज कब होता है 1922 में। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज किया था राखल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया गया था। मोहनजोदड़ो वर्तमान की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के कहाँ पर है सिंध प्रांत में है। और ये जो मोहनजोदड़ो है इसी को सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में इसको क्या कहा जाता है, सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। इसको भी याद रखिएगा, सिंधी भाषा में इसी को कहा जाता है मृतकों का टीला। अब यहाँ पर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न पूछा गया था मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर बसा है। और यहाँ पर सिंधु नदी ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आर एस बिष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ। यानी आर एस बिष्ट ने धौलावीरा का उत्खनन कब किया था। आर एस बिष्ट ने धौलावीरा का जो उत्खनन किया था ये 1990 में किया था। और यहाँ पर देखिए 1990 जो है ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आर एस बिष्ट ने धौलावीरा का उत्खनन कब किया था तो 1990 में। धौलावीरा की बात करें तो ये धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में, कहाँ पर है गुजरात का कच्छ जिला, गुजरात का कच्छ जिला में स्थित है धौलावीरा। और ये धौलावीरा यूनेस्को यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया भारत का पहला स्थल है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में भारत का पहला स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया वह है धौलावीरा। धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1861 में। और यहाँ पर 1861 ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या अगला प्रश्न पूछा गया है सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब में कहाँ तक था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब में जो था वो था आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर जो है किस राज्य में है यानी कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जो आलमगीरपुर है ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब तक था। और यहाँ पर आलमगीरपुर ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये पूरब अगर पश्चिम की बात किया जाए तो पश्चिम में जो था पश्चिमी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो है सुत कांगेडोर। और ये सुत कांगेडोर है कहाँ पर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। मांडा जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, मांडा। और ये मांडा कहाँ पर, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दायमाबाद जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी नहीं ये दक्षिणी बिंदु है। ये क्या है, दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल दायमाबाद। और ये दायमाबाद कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। इस चारों को याद रखिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु यानी पूरब में कहाँ तक था, तो पूरब में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर था। पश्चिम की बात किया जाए तो पश्चिम में जो था वो सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। उत्तर की बात करें तो उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर ये मांडा है।
ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम जो स्थल है, ये है दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया, अगला प्रश्न में पूछा गया है यहाँ पर, महाजनपद का उदय कब हुआ था। महाजनपद का जो उदय हुआ था, ये हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद का उदय हुआ था, कितने महाजनपद थे, तो कुल मिला के 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। अगला प्रश्न है, गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में थी। यानी किस महाजनपद से गणतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। ये गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद जनपद में था, तो ये महाजनपद है वजी। और यहाँ पर वजी देखिए ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। बिंबिसार का संबंध है हर्यक वंश से। और यहाँ पर हर्यक वंश देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, ये भी ध्यान रखिएगा। बिंबिसार किस वंश के संस्थापक हैं, तो ये हर्यक वंश के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, इंडिका किसने लिखी है। इंडिका जो लिखी है, ये मेगास्थनीज ने लिखी है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है जो इंडिका। और ये जो मेगास्थनीज है, ये भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आकर मेगास्थनीज ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखा जिसका नाम है इंडिका। और यहाँ पर मेगास्थनीज ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिले हैं। मौर्यकालीन गुहा अभिलेख जो मिले हैं वो बिहार में। और यहाँ पर बिहार देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ पर, बिहार में। और ये बराबर की जो पहाड़ी है, ये भी बिहार में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है, कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया है। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है अशोक के किस अभिलेख में, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के अभिलेख नंबर 13वें में है। और यहाँ पर 13वां शिलालेख जो है, देखिए 13वां जो है ऑप्शन सी में, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अशोक के कुल शिलालेख की बात करें तो 14 शिलालेख है। शिलालेख कितना है, 14, जिसमें 13वें शिलालेख में क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन। और इनका जो 7वां शिलालेख है, ये सबसे लंबा शिलालेख है। सबसे लंबा शिलालेख, सबसे लंबा शिलालेख कौन सा, ये 7वां। और शिलालेख नंबर जो 13 इसके अंदर में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है। और कुल शिलालेखों की संख्या कितना है, तो 14 है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? अगला प्रश्न है, अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। और यहाँ पर पाटलिपुत्र ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अब एक प्रश्न बनेगा कि अशोक का अभिलेख कब, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। 200 अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व। हालांकि राजगद्दी इन्होंने 274 ईसा पूर्व में राजगद्दी प्राप्त कर लिया था, लेकिन राज्याभिषेक नहीं कराया था। राज्याभिषेक इन्होंने कब कराया, 269 ईसा पूर्व में कराया था। इन्होंने गद्दी प्राप्त कर लिया था 274 ईसा पूर्व में, लेकिन राज्याभिषेक इन्होंने 269 ईसा पूर्व में कराया। और इसी 269 ईसा पूर्व के 8वें वर्ष बाद इन्होंने एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जिसका नाम है कलिंग का युद्ध। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी रुद्रदामन ने। और यहाँ पर रुद्रदामन देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अब थोड़ा समझ लीजिए सुदर्शन झील के बारे में। एक प्रश्न बनेगा, सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, कहाँ पर, गुजरात के गिरनार पर्वत पर। गुजरात के गिरनार पर्वत पर, गुजरात के गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। और इसकी 2 बार मुरम्मत हुई है। पहला तो याद रखिएगा रुद्रदामन, जो कि शक वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। शक वंश का एक शासक था रुद्रदामन, इसने पहली बार इन्होंने यहाँ पर इसका मरम्मत कराई। दूसरी बार स्कंदगुप्त ने करवाया था।
स्कंदगुप्त। और ये स्कंदगुप्त गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश का शासक था स्कंदगुप्त, इसने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। तो यहाँ से सुदर्शन झील से संबंधित 3 शासक का नाम आप लोग याद रखिएगा। पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा रुद्रदमन और तीसरा स्कंदगुप्त। इन तीनों का सहयोग है सुदर्शन झील में। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है? अष्टाध्यायी जो लिखा गया है ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी प्रसिद्ध पुस्तक है जो लिखा गया है पाणिनि। यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। ये जो अष्टाध्यायी है संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक माना जाता है। संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक, व्याकरण का प्रथम पुस्तक, संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक कौन सा है? तो ये अष्टाध्यायी, जिसके लेखक कौन है? पाणिनि है। अगला प्रश्न है दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ? दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर जो उदय हुआ था ये सातवाहनों का हुआ था। और यहाँ पर सातवाहन देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? संगम साहित्य की जो रचना हुई है ये तमिल भाषा में हुई है। और यहाँ पर तमिल ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कुमौदी महोत्सव नामक नाटक की रचना किसने की? कुमौदी महोत्सव नामक नाटक की रचना की थी विजिका ने। और यहाँ पर विजिका ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष था? किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष था? तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महरौली का लौह स्तंभ किस काल का है? महरौली का जो लौह स्तंभ है ये गुप्त काल का है। और यहाँ पर गुप्त काल देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है अग्रहार अनुदान किसे दिया जाता था? अग्रहार अनुदान दिया जाता था ब्राह्मणों को, यानी ब्राह्मण को। और यहाँ पर ब्राह्मण ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का रचना काल क्या था? यानी ऋग्वेद की जो रचना हुई वो किस काल में हुई? ऋग्वेद का रचना काल जो माना जाता है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व ये ऋग्वेद की रचना का काल माना जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन डी में है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था राजगृह में। और यहाँ पर राजगृह देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? बौद्ध संघ के नियमों का जो उल्लेख है ये है विनय पिटक में। और यहाँ पर विनय पिटक ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली कौन सी है? उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है ये है नागर शैली। नागर शैली यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। और ये जो द्रविड़ शैली है ये दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण करने की शैली है। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण करने की जो शैली है वो द्रविड़ शैली है। बेसर शैली, ये बेसर शैली जो है मुख्य रूप से ये उड़ीसा के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर बेसर शैली से मंदिर निर्माण किए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है अलबरूनी भारत आया था। अलबरूनी जो भारत आया था, अलबरूनी भारत में आया था 1017 ईस्वी में। अलबरूनी कब भारत में आया था? 1017 ईस्वी में, यानी 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ ये भारत आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में ये अलबरूनी 1017 ईस्वी में भारत में यानी 11वीं शताब्दी में आए थे। अलबरूनी का एक प्रसिद्ध रचना है
किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, इसको याद रखिएगा, किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो किताब उल हिंद जो है ये अल बरूनी की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या इब्न बतूता का संबंध कहाँ से है? इब्न बतूता का संबंध जो है ये है मोरक्को से। और यहाँ पर मोरक्को देखिए ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। ये जो इब्न बतूता है भारत में 1333 ईस्वी में आया था। भारत में कब आया था? 1333 ईस्वी में। और इस समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इसे इब्न बतूता का एक वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत है, वृत्तांत, इसके यात्रा वृत्तांत का नाम है रेहला। रेहला याद रखिएगा। रेहला किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में लिखा गया था। यहाँ से जो प्रश्न बनेगा देखिए किस किस तरह से प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न तो यहाँ पर दिया ही गया है कि इब्न बतूता का संबंध कहाँ से है? तो इब्न बतूता का संबंध है मोरक्को से। इब्न बतूता भारत में कब आया? 1333 ईस्वी में भारत आया था। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम है रेहला। और रेहला किस भाषा में लिखा गया? तो ये अरबी भाषा में लिखा गया। ये सारा सवाल किससे संबंधित था? इब्न बतूता से। अगला प्रश्न देखिए, क्या अगला प्रश्न पूछा गया, नारियल तथा पान पत्ता का वर्णन किस यात्री ने किया है? नारियल तथा पान पत्ता का जो वर्णन किया है ये किया है इब्न बतूता ने। और यहाँ पर इब्न बतूता ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ये रचना है फ्रांसिस बर्नियर की। और यहाँ पर फ्रांसिस बर्नियर देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस बर्नियर भारत में कितने वर्ष तक रहा? फ्रांसिस बर्नियर भारत में 12 वर्षों तक रहा था। और 12 यहाँ पर ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अलवार और नैनार संतों का संबंध किस क्षेत्र से है? अलवार और नैनार संतों का जो संबंध है वो दक्षिण भारत से संबंधित है। और यहाँ पर दक्षिण भारत देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया? भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में जो किया था वो किया था कबीर और गुरु नानक ने। और यहाँ पर कबीर और गुरु नानक यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, जो कि ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कश्फ उल महजूब ग्रंथ के लेखक कौन है? कश्फ उल महजूब ग्रंथ के जो लेखक हैं वह अबुल हसन अल हजवरी, जो कि ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया? चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किया था, वो किया था शेख बुरहानुद्दीन गरीब और गोसूद राज ने, जो कि ए एवं बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी ए एवं बी दोनों सही है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? विट्ठल मंदिर जो स्थित है यह है हम्पी में। और यहाँ पर हम्पी देखिए ऑप्शन बी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी हम्पी। किस नदी के तट पर था? तो ये तुंग भद्रा नदी के तट पर स्थित था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, अमर नायक कौन थे? अमर नायक थे सैनिक कमांडर। और सैनिक कमांडर यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी? कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी? तो महिला संत है अंडाल। और यहाँ पर अंडाल देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या है? अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का जो नाम है ये है नल यारिदिव्य प्रबंधम, जो कि ऑप्शन सी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, सम्राट कृष्णदेव राय द्वारा
सम्राट कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशय का आंखों देखा वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? सम्राट कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशयों का आंखों देखा वर्णन जो किया है विदेशी यात्रियों ने, वो किया है डोमिंगो पेस ने। और यहाँ पर डोमिंगो पेस देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़ा समझ लीजिए कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय तुलुब वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तुलुब तुलुब वंश का शासक था। तुलुब वंश का प्रसिद्ध शासक था कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय का जो शासन काल है ये तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल, तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासन काल को माना जाता है? तो कृष्णदेव राय के दरबार, कृष्णदेव राय के शासन काल को। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवियों का समूह था। 8 कवियों का समूह, 8 कवियों का समूह। और इस 8 कवियों के समूह को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, बताइए किनके शासन काल में यानी किनके दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे? तो सीधा आंसर करेंगे कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवियों का जो समूह था उसी को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। और कृष्णदेव राय का ही एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसी के द्वारा रचना किया गया तेलुगु भाषा में, जिसका नाम है आमुक्त माल्यदा। आमुक्त माल्यदा, आमुक्त माल्यदा, आमुक्त माल्यदा प्रसिद्ध रचना किसका है? तो कृष्णदेव राय का। किस भाषा का है? तो तेलुगु भाषा का है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है विजयनगर की खोज और इसकी पहचान हम्पी के साथ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? विजयनगर विजयनगर की खोज और इसकी पहचान हम्पी के साथ करने का श्रेय किसे प्राप्त किए है? कॉलिन मैकेंजी को। और यहाँ पर कॉलिन मैकेंजी देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शेख अहमद सरहिंदी द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह कौन है? शेख अहमद सरहिंदी द्वारा लिखे गए पत्रों का जो संग्रह है वो है मकतूबात ए इमाम रब्बानी। मकतूबात ए इमाम रब्बानी ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? नक्शबंदी सिलसिला के जो संस्थापक थे वो थे ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध बोलिए या इसी को बोलिए राक्षसी तगड़ी का युद्ध। राक्षसी तगड़ी का युद्ध, राक्षसी तगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध या इसी का और एक नाम है बन्नी हट्टी का युद्ध। बन्नी हट्टी का युद्ध। यहाँ पर एक ही युद्ध का अलग अलग नाम है, तालीकोटा युद्ध बोलिए, राक्षसी तगड़ी बोलिए या बन्नी हट्टी का युद्ध बोलिए। ये जो युद्ध हुआ था 1565 में हुआ था। और यहाँ पर 1565 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसी तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है अलवार साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? अलवार साहित्य की रचना हुई थी तमिल में, और तमिल ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आईने अकबरी की रचना किस भाषा में हुई है? आईने अकबरी की जो रचना हुई है फारसी भाषा में हुई है। और यहाँ पर फारसी देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब एक सवाल बनेगा आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी की रचना की गई है फारसी भाषा में। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न पूछा गया मुगल काल में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण किया? मुगल काल में कौन से विदेशी यात्री भ्रमण करने के लिए भारत में आए थे? मुगल काल में रॉल्फ पीच आए थे अकबर के दरबार में। मुगल काल के दरबार में रॉल्फ पीच जो आए थे वो अकबर के दरबार में आए थे। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे। और पीटर मुंडी जो आए थे ये शाहजहां के शासनकाल में आए थे, इनके दरबार में आए थे। तो इस तरह से ये तीनों जो विदेशी यात्री है वो मुगल साम्राज्य में आए थे और अलग अलग शासक के शासनकाल में आए थे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा
इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन डी में तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने रेहट की बनावट और इससे सिंचाई का वर्णन किया? किस मुगल शासक ने रेहट की बनावट और इससे सिंचाई का वर्णन किया था? तो वो बाबर ने किया था। और यहाँ पर बाबर देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो बाबर है। और इसी बाबर ने भारत में रेहट की बनावट और इससे सिंचाई का वर्णन किया था। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान कौन था? मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग के जो प्रधान थे वो दीवान थे। और दीवान यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाने वाला दान कहलाता था? विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाने वाला दान जो था वो कहा जाता था मदद ए माश। और यहाँ पर मदद ए माश ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो में आज यहीं तक प्रश्न रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग कवर किए और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से किए। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।